Hello students, how are you? Today's chapter is the rise of nationalism in Europe part 4 class 10 history. इससे पहले हम पार्ट 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट हैब्सबर्ग एम्पायर. लेकिन जिन बच्चों ने पार्ट 3 नहीं देखा है प्लीज जरूर देख लीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. ये क्या था? आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से नेपोलियन ने आसपास के एरिया को जीत लिया था, आसपास के यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने जीत लिया था. ये कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स क्या था? नेपोलियन ने बनाया था. किन क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया था? द रीजन इन विच जर्मन लैंग्वेज वाज स्पोकन, यानी कि जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे 39 एरियाज थे, जर्मन स्पीकिंग 39 एरियाज थे, उनको मिला करके एक महासंघ बना दिया था. किसने? नेपोलियन ने. इसे ही हम कहते हैं कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. तो नेपोलियन ने बनाया था. तो इससे पहले यहाँ पर क्या था? ये सारे जर्मनी लैंग्वेज बोली जाती थी, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन सारे क्या थे? ये क्या थे? इनके अंदर बहुत सारा वेरिएशन था, बहुत सारा डिफरेंसेस था. तो क्या क्या डिफरेंसेस था देखेंगे. इसमें करेंसी 39 स्टेट है, हर एक स्टेट की करेंसी अलग है. ये रीजन एरियाज जो हैं ये छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन देखो करेंसी हर एक रीजन की, हर एक एरिया की करेंसी अलग है. इसके बाद वेट सिस्टम अलग है हर एक एरिया में. जैसे कि मान लीजिए इस एरिया में वेट है, मान लीजिए 1000 ग्राम है, वही वेट दूसरे रीजन में कितना हो सकता है? 900 ग्राम हो सकता है. वही वेट नेक्स्ट वाले रीजन में 850 ग्राम हो सकता है. तो इस प्रकार से ये वेरिएशन है. नेक्स्ट देखेंगे मेजर सिस्टम है, वो भी अलग अलग है. और इसके अलावा क्या है? 11 कस्टम बैरियर्स हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अपना सामान एक एरिया से लेकर, मान लीजिए नॉर्दर्न जर्मनी से लेकर के साउदर्न जर्मनी तक जाता है, तो उसको कितने टैक्स देने पड़ेंगे? 11 टैक्स देने पड़ेंगे. इसे कहते हैं कस्टम ड्यूटीज. कस्टम ड्यूटीज हिंदी में कहते हैं, कस्टम को सीमा शुल्क बोलते हैं. जब आप किसी दूसरे स्टेट की बाउंड्री में एंट्री करते हैं तो उस समय आपको टैक्स देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज कहते हैं. तो यानी कि एक व्यक्ति यानी कि नॉर्दर्न जर्मनी से चला साउदर्न जर्मनी की तरफ गया, तो उसको कम से कम कितनी यानी कि टैक्स देने पड़ेंगे? 11 टैक्स देने पड़ेंगे. और टैक्स कितना परसेंट था? 5% टैक्स देना है. अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट, यानी वेट कितना है और उसका मेजरमेंट कितना है, उसके अनुसार उस सामान का 5% उसको टैक्स देना है. नेक्स्ट है एलए. 1 मार्क में जरूर आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है. आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, उसमें भी आपको पता चल जाएगा. व्हाट वाज एलए? एलए क्या है? मेजर ऑफ क्लॉथ. जो क्लॉथ का मेजरमेंट करते हैं ना, उसमें एलए में किया जाता है. इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, यानी जहां पर है मान लीजिए इस एरिया में 1 मीटर, उस वाले में 1.2 मीटर, अगले वाले में यानी कि 1.5 मीटर. इस प्रकार से क्लॉथ का मेजरमेंट में बहुत सारा वेरिएशन है. नेक्स्ट, ये सारा जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, तो व्हाट वाज ऑल दीज थिंग्स? दीज वर ऑब्स्टेकल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास में ये सारी चीज बाधाएं थी, है ना. तो ये क्या किया गया? जो पर्शिया का एरिया देखिएगा. पर्शिया आपको पहले दिखा देता हूं, ये मैप में आप देख लीजिएगा. कुछ से इसके इसमें बार बार आपको यानी कि बताना पड़ेगा. ये देख लीजिएगा, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को पर्शिया बोलते हैं, जर्मनी के अंदर है. और जर्मनी के अंदर ही नीचे में ये है सैक्सोनी है ना, यहाँ पर है सैक्सोनी. आप पुराने मैप में देखेंगे उसमें सैक्सोनी मिल जाएगा. ये वाला एरिया है पोलैंड है. और यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑस्ट्रिया है. ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना. यहाँ पर आपको मिल जाएगी. ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है. और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ये है जिनेवा, इटाली के अंदर है. और ये वाला एरिया नहीं पिडमोंट कहते हैं. देख लीजिएगा, इटाली का जो ये वाला एरिया है इसको पिडमोंट कहते हैं. ये है जिनेवा. और ये फ्रांस है. और ये है नीदरलैंड्स. आप देख लीजिए नीदरलैंड्स है. और नीदरलैंड्स के नीचे में ही आपको बेल्जियम. और फिर ये वाला फ्रांस है, ये जर्मनी. और जर्मनी वाला मैंने कौन सा एरिया बताया? पर्शिया. तो इन चीज़ों को मैप में आप बार बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इनका बहुत बार जिक्र किया जाएगा. यस. सो हम क्या बता रहे हैं आपको, यानी कि पर्शिया ने इनिशिएटिव लिया, पर्शिया ने पहल की. क्या पहल की? उसने एक कस्टम यूनियन बनाई. पर्शिया के इनिशिएटिव पे कस्टम यूनियन बनाई, जिसका नाम क्या है? जोल्वेरिन. इस कस्टम यूनियन का नाम क्या है? जोल्वेरिन. 1834 में बनाया गया था, कस्टम यूनियन है. इस यूनियन ने क्या किया? जितने भी टैक्स वाले सिस्टम थे, अबोलिश टैरिफ्स,
जितने भी टैरिफ बने हुए थे, जितने भी टैक्स वाला सिस्टम बना हुआ था, ये उन्होंने खत्म कर दिया। एक तो ये वाला स्टेप उठाया। और मैंने बताया था करेंसी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी करेंसी। उस समय लगभग 30 करेंसी थी, जो जर्मनी स्पीकिंग एरियाज थे उनमें 30 करेंसी। 30 को खत्म करके सिर्फ कितनी करेंसी को रखा गया? 2 करेंसीज को रखा गया था। और नेक्स्ट स्टेप उठाया, रेलवे का डेवलपमेंट कर दिया गया। तो रेलवे के डेवलपमेंट से लोग है ना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे से बातें करने लगे। तो इस प्रकार से यूरोप के लोगों में द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? जोल्वेरिन। व्हाट वाज जोल्वेरिन एंड व्हाट वाज एल? नेक्स्ट, न्यू कंजर्वेटिज्म 1815। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिव वो लोग हैं, द पीपल दोज हु बिलीव इन ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड कस्टम्स, यानी कि जो लोग पुराने जो परंपराओं में विश्वास करते हैं उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, है ना, रूढ़िवादी कहते हैं इन लोगों को। तो इसमें ये लोग कौन थे? ये देखो, ये किस में बिलीव करते थे? मोनार्की में, यानी पुराना सिस्टम में राजा होना चाहिए, है ना, मंत्री होने चाहिए, राजा के अनुसार ही सिस्टम होना चाहिए। मोनार्की में विश्वास करते हैं। पुराना जो चर्च वाला सिस्टम है उसमें विश्वास करते हैं, है ना। और इसके बाद प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि ये सारा पुराने ट्रेडिशंस में विश्वास करने वाले, पुराने कस्टम्स में विश्वास करने वाले, ये इनको कहते हैं कंजर्वेटिव्स। अब हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना 1815। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815? 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना की क्या क्या विशेषताएं हैं, आपके एग्जाम में आता रहता है। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना क्या है देख लीजिएगा। देखो, मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, नेपोलियन ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को जीत लिया था। अब यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया एंड रशिया, इन सभी ने मिलकर के सेनाएं इकट्ठे की और नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। कहां पर हराया? वाटरलू में 1815 में। वाटरलू एक प्लेस है, वहां पर 1815 में चारों की सेनाओं ने, चारों कंट्रीज की सेनाओं ने मिलकर के किसको हरा दिया? नेपोलियन को हरा दिया गया। अब नेपोलियन को हरा दिया गया। अब इन कंट्रीज को ये डिसीजन लेना था कि फ्रांस के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमें कैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। तो इनके ये डिसीजन लेने के लिए इन्होंने क्या किया? कहाँ इकट्ठा होते हैं? वियना में इकट्ठा होते हैं। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। अभी मैंने मैप में दिखाया था, तो आप भी देख लीजिएगा। यानी कि नाउ एट प्रेजेंट वियना इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं? वियना, ऑस्ट्रिया में इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पर जो मीटिंग होती है, इसका लीडर कौन होता है? चांसलर होता है। किसका? ऑस्ट्रिया का चांसलर है वो ड्यूक मेटरनिक, है ना। अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मेटरनिक दिस मीटिंग और वी कैन से दिस ट्रीटी वाज हेल्ड। ये ट्रीटी होती है, ये समझौता होता है। तो इस समझौते के अंदर क्या मुख्य विशेषता, क्या ऑब्जेक्टिव था? ये क्यों लोग इकट्ठा हुए थे? यानी कि ये जो चार कंट्रीज हैं, ये क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या था कि जो नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स कर दिए, बहुत सारे चेंजेस किए, उन चेंजेस को खत्म करना पहला उद्देश्य। और दूसरा क्या है? इस्टेब्लिश मोनार्की, और मोनार्की को दोबारा से इस्टेब्लिश करना, यानी कि वही राजतंत्र को इस्टेब्लिश करना। हमने स्टार्टिंग में देखे थे, यानी कि फर्स्ट में फ्रांस में क्या होता है? मोनार्की होती है, रूल ऑफ किंग होता है, लुई 16 किंग होता है। और उसके बाद क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, फिर रिपब्लिक होता है, फिर डायरेक्टरी आती है, फिर नेपोलियन। मतलब बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन इनका फिर से मेन उद्देश्य क्या है? मोनार्की को दोबारा से इस्टेब्लिश करना। मैंने पहले बताया था, ये वो लोग हैं जो पुराने सिस्टम में विश्वास करते हैं। इन्होंने क्या किया? मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया, यानी बोर्बो डायनेस्टी के व्यक्ति को ही फिर से राजा बना दिया, है ना। लुई 16 बिलोंग टू बोर्बो डायनेस्टी से, उसी के एक व्यक्ति को क्या बना दिया? यानी फ्रांस का किंग बना दिया गया। नेक्स्ट है, जो नेपोलियन ने जिन एरियाज को जीता था, वो एरियाज फ्रांस से वापिस छीन लिए गए, है ना। टेरिटरीज टेकन बैक, फ्रांस से वो सारे एरियाज वापस ले लिए गए। नेक्स्ट क्या है इस समझौते का? नेक्स्ट पार्ट है प्रिवेंटेड एक्सपेंशन। और इस प्रकार से यानी कि फ्रांस का सिस्टम किया गया ताकि आगे फ्यूचर में फ्रांस अपने टेरिटरीज को न बढ़ा सके, एक्सपेंशन नहीं कर सके। इसमें क्या किया गया? पर्शिया को क्या दिया गया? पर्शिया है, पर्शिया को सैक्सोनी का एरिया दिया गया। मैंने अभी अभी बताया था, पर्शिया वाला एरिया दिखाया था जर्मनी के अंदर, यानी कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है, और फिर नीचे में सैक्सोनी, यानी सैक्सोनी का एरिया किसको दे दिया? पर्शिया को। फिर ऑस्ट्रिया को क्या मिला भाई? इन्होंने तो सभी ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, सभी ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया, तो यह इनको कुछ मिलना भी चाहिए।
तो देखिए कि किस किस को कौन सा एरिया में, ऑस्ट्रिया को क्या मिला, जो नॉर्दर्न इटाली वाला पोर्शन है वो ऑस्ट्रिया को मिल जाता है, नॉर्दर्न इटाली का पोर्शन। नेक्स्ट है नॉर्थ में क्या करते हैं, नॉर्थ में एक किंगडम स्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम नीदरलैंड्स। उस समय बेल्जियम भी इसमें शामिल था, अभी बेल्जियम तो अलग कंट्री है, ठीक है ना। उस समय नीदरलैंड्स में ही, नीदरलैंड्स के अंदर ही नीदरलैंड्स को स्टेब्लिश किया गया फ्रांस के नॉर्थ में। नेक्स्ट आप देखेंगे साउथ में, साउथ में क्या है, जो जिनेवा है, जिनेवा को पिडमॉन्ट में ही शामिल कर दिया गया है ना, ये साउथ में स्टेब्लिश किया गया अलग से किंगडम पिडमॉन्ट, और पिडमॉन्ट के अंदर किसको शामिल कर दिया गया, जिनेवा को। नेक्स्ट है रसिया को क्या मिला भाई, रसिया ने पार्टिसिपेट किया था, रसिया क्या मिला, पोलैंड, रसिया को पोलैंड वाला पोर्शन दे दिया गया। और जर्मन कन्फेडरेशन किसने बनाया था, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, किसने बनाया था, नेपोलियन ने बनाया था, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इन्होंने इसको एज इट इज रखा। तो इस प्रकार से वी हैव कवर्ड मींस व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815, very important questions. So dear friends, thank you very much. Please like, share and subscribe. Thank you.